अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्रायंगुलेशन का मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था, आपने उससे रिलेटेड अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई। उसमें से कुछ लोगों की मैंने देखी थी, पहले से बेहतर है, और कुछ की मैंने अभी चेक नहीं की। लेकिन एक जो इशू अगेन आ रहा है वो सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो आपको बाय द टाइम समझ आ जाएगी। अगर आप ये टेबल देखो जिसको मैंने आपको देखने कहा था, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैयर, ऑब्जर्वर, थेरी, मेथड्स, ये चार चीज़ें मैंने आपको लेने कही थी। मैयर्स में उसने कहा है क्रिएट 3 क्वांटिटेटिव मैयर्स ऑफ वायलेंस। एक फ्रिक्वेंसी, दूसरी इंटेंसिटी, तीसरी उसने जो है ग्राफिक डिस्प्ले लिया, चौथा उसने फिल्म्स का जो है उसने देखा कि फ़िल्म में ग्राफिक डिस्प्ले कितना हो रहा है, तीसरा उसने वॉल्यूम और लेंथ को लिया, सॉरी इंटेंसिटी, एक उसने मूवमेंट को लिया। तो इसने किस तरह, इसने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैयर्स लिए। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सिर्फ एक मैयर ले रहे हो कि हमने, आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंसी चेक कर ली, कोई कह रहा है इंटेंसिटी चेक कर ली, आप एक ले रहे हो। जबकि ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करना ताकि आपके पास वैलिड डाटा आए। तो 4-4 आप लोगों ने बताने हैं, जो आप लोगों ने 4-4 नहीं बताए। ऑब्जर्वर में आप देखो 5 डिफरेंट पीपल इंडिपेंडेंटली वॉच, इसने कहा 5 अलग लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने देखा है, और उन पाँचों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन, यानी 5 तरीके से ऑब्जर्वेशन आई, 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से। थेरी में आप देखो उसने सिंबॉलिक भी लिया, उसने फेमिनिज्म भी लिया, उसने फंक्शनल भी लिया, 3 तरीक़ों से आई। मेथड्स में उसने कंटेंट एनालिसिस लिया, एक्सपेरिमेंट लिया और सर्वे लिया, ये भी 3 तरीके से आई। सो ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है 3-4 तरीके इस्तेमाल, यानी 3-4 नज़रियों से देखना एक चीज़ को, जो कि ज़्यादा आपको वैलिडिटी देती है। अब मैयर ले रहे हो तो 4 तरीके का मैयर, ऑब्जर्विंग ले रहे हो तो 4-5 तरीके के, थेरी 2-3 ले रहे हो, मेथड जो है वो 2-3 तरीके के आप ले रहे हो, ये उसने बताया हुआ है, जिसमें से आप में से मेजॉरिटी लोग एक एक मेथड लिख रहे हो। तो ये आप लोगों की बेसिक गलती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो है, क्वांटिटेटिव में हम हार्ड डाटा लेते हैं। हार्ड डाटा किस चीज़ को कहते हैं? हार्ड डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, ग्राफ्स, इस तरह से होता है। जबकि सॉफ्ट डाटा वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, सिंबल्स होते हैं, ये क्वालिटेटिव में आती है। सो क्वांटिटेटिव क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव में हम हार्ड डाटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक एंड लॉजिक इन प्रैक्टिस। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव में हम रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक लेते हैं और लॉजिक इन प्रैक्टिस जो है वो क्वालिटेटिव में ली जाती है। रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक क्या है? अ लॉजिक ऑफ रिसर्च based on or reorganizing, standardizing and codifying research knowledge and practices into explicit rules, formal procedure and techniques. It is a characteristic of quantitative research. अब आप ये देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, यानी जो डाटा आपके पास आता है आप उसको रीऑर्गेनाइज करते हो इनटू ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लीनियर पाथ और नॉन लीनियर पाथ। क्वांटिटेटिव में हम लीनियर पाथ यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव में हम नॉन लीनियर पाथ यूज़ करते हैं। अब लीनियर पाथ क्या है? रिसर्च डेट प्रोसीड्स इन अ क्लियर लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेट लाइन ऑफन यूज्ड इन क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव में डाटा में क्या होता है, प्रोसेस शुरू से डिफाइंड होता है, आप एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर लॉजिकल वे में चल रहे होते हो, ठीक है। जबकि नॉन लीनियर में क्या होता है, क्वालिटेटिव में हम बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं। बैक एंड फोर्थ इस तरह होता है, वो जब आप पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा, क्वालिटेटिव जब आपने पढ़नी है, कि इसमें इसमें हम, जैसे आपने टॉपिक एक बार डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, आपने पूरा डाटा कलेक्ट किया, फिर आप एनालिसिस पे गए, ये लीनियर पाथ है, यानी आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। नॉन लीनियर में आपका टॉपिक दोबारा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आप एक इंटरव्यू लेके एनालिसिस करोगे, फिर पीछे आओगे, फिर आगे जाओगे, फिर डाटा लोगे, फिर एनालिसिस करोगे, तो ये आगे पीछे होता रहता है इस तरह से, यानी एक प्रॉपर स्टेप्स में नहीं चलते, उसमें आप आगे पीछे
होते हो नॉन लीनियर में, लेकिन लीनियर क्योंकि क्वांटिटेटिव में हम एक प्रॉपर एक ही स्टेप में चल रहे होते हैं। अब यहाँ आप देखो रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक और लीनियर पाथ कैसे है। ये देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसने एक पहले किताब देखी, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के प्रॉपर वे में जा रहा है। इसमें जो है लॉजिक इन प्रैक्टिस के पहले वो प्रैक्टिस कर रही है, और ये 4-5 जगहों से नॉन लीनियर के कभी इधर जाना कभी उधर जाना इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ देखोगे, इस एग्जाम्पल को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ होगा, या आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे फर्दर। इसमें क्या है, हाँ यही इन्होंने 3 बेसिक डिफरेंसेस बताए हुए हैं। पहली चीज़ इन्होंने बताई हुई है सॉफ्ट डेटा हार्ड डेटा, फिर उन्होंने बताया हुआ है रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक, लॉजिक इन प्रैक्टिस, फिर उन्होंने बताया हुआ है लीनियर रिसर्च पाथ, नॉन लीनियर रिसर्च पाथ। ठीक है, अब इसमें देखो वहाँ पे जो लीनियर रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक है ना, वो ये है कि पहले आप पढ़ोगे सारा, ठीक है, जैसे वो दिखा रहे हैं कि शेफ़ पहले पूरी किताब पढ़ रहा है, फिर उस पर प्रैक्टिस कर रहा है और स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। जबकि उसमें क्या है, उसमें वो देख रही है कि पहले वो पूरी प्रैक्टिस करेगी, उसके बाद वो देखेगी लॉजिक इन प्रैक्टिस, यानी कि उसने उसको पहले प्रैक्टिस किया, फिर देखा है कि उसमें क्या चेंजेस लाने हैं क्या नहीं। पहले उसको प्रैक्टिस किया, पहले उसको सारे का सारा एग्जैक्ट पढ़ा नहीं है, पहले प्रैक्टिस साथ साथ वो करती जा रही है। ये दैट्स वाई ये लॉजिक इन प्रैक्टिस है। पर वो जो है वो आप पहले पूरे का पूरा देखते हो कि अच्छा इसमें मुझे क्या चेंज करना चाहिए, इसको मुझे ऐसे लेके चलना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस बाद में है, पहले वो प्रैक्टिस करती है एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पे देखो इधर उधर जा रहे हैं कि कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके रिसर्च डिज़ाइन किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, कि रिसर्च डिज़ाइन ओरिएंटेशन हम इसको कहते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, अच्छा जो आप लोगों का टास्क है आपने क्या करना है, करना आपने इसमें साथ ही मैं बता देती हूँ कि इसको आपने रीड करना है बैड रिसर्च क्वेश्चंस और गुड रिसर्च क्वेश्चंस। ये क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी मैंने आपको बता दिया है, तो पहले पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो अब आपने ये टेबल देखना है बैड रिसर्च क्वेश्चंस का और गुड रिसर्च क्वेश्चंस का, और इसमें आपने बताना है कि इन्होंने क्या डिफरेंस बताया, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने कहा है कि ये बैड रिसर्च क्वेश्चंस है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने कहा है ये गुड रिसर्च क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्स डिफाइन किया हुआ है द इंटायर कैटेगरी और क्लास ऑफ यूनिट दैट इज़ कवर्ड एंड एक्सप्लेन बाय रिलेशनशिप और हाइपोथेसिस। यूनिवर्स हम किस चीज़ को कहते हैं, ये जब आगे आप सैम्पलिंग पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स क्या होती है। यूनिवर्स इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जिस जगह से डाटा ले रहे होते हो ना, जो आपकी पूरी इंटायर कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स है और इसके अंदर से मैं डाटा लेने जा रही हूँ, तो उसके अंदर से हम सैंपल लेते हैं। ये आप इसमें आगे जब पढ़ोगे ना इसको सैम्पलिंग को, तो फिर आपको समझ आएगी। दूसरा जो है यहाँ पे आपने आज जो टेबल नंबर 2 है दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स उन्होंने बताए हुए हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें अब आप ये देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च की डिज़ाइन, बेसिकली उस डिज़ाइन के स्टेप बताए हुए हैं कि रिसर्चर्स क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्ट हाइपोथेसिस डेटा स्टेटेड एट द बिगनिंग, कि पहले सबसे पहले रिसर्च में, जब रिसर्च की बिगनिंग में जब आप अपना टॉपिक डिफाइन करते हो, अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हो, तो आप हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, उस हाइपोथेसिस को हम एंड पे टेस्ट करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको एक वेरिएबल की फॉर्म में आप अपने कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते हो। फिर आ जाता है आपका मयर्स आर सिस्टमेटिकली क्रिएटेड बिफोर डाटा कलेक्शन आर स्टैंडर्डाइज, कि जो मयर्स आपने लेने हैं, किस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट करने से पहले डिसाइड हो जाती हैं। डाटा प्रिसाइज फॉर्म में होता है, यानी नंबर्स की फॉर्म में। थ्योरी इज़ लार्जली कैजुअल एंड इज़ डिडक्टिव, कि थ्योरी कैजुअल है जो कि कॉज एंड रिलेशन के ऊपर, और डिडक्टिव है। ठीक है, प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्ड एंड रेप्लिकेशन इज़ फ्रीक्वेंट, कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हम इसमें लेके चलते हैं। एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स, चार्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है,
अच्छा, क्वांटिटेटिव में इंडक्टिव डिडक्टिव का फ़र्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर स्टैट्स में किसी में पढ़ा हो तो ये भी मुझे बताना अपनी कमेंट्स में कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंडक्टिव डिडक्टिव का फ़र्क। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम एक जनरल टॉपिक लेते हैं, उसको स्पेसिफिक पे लेके जाते हैं, और क्वालिटेटिव में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, उसको लेके हम जनरल पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नहीं, ये नीचे आ जाओ। क्वांटिटेटिव डिज़ाइन इश्यूज़ के, क्वांटिटेटिव के डिज़ाइन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, लाइक लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। Simply define a variable is a concept that varies. In quantitative research, we use a language of variable and relationships among variable. Previously, we discussed two types of concepts, those that refer to a fixed phenomena, for example, the ideal type of bureaucracy, and those that vary in quantity, intensity, or amount. Variables are the second type of concept and measures of concept. A variable must have two or more values. Variable आपने रिसर्च स्टैट्स में पढ़ी होगी। वेरिएबल हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको आप कोई वैल्यू देते हो जो कैरी करता है एक या दो वैल्यू। जैसे आपका जेंडर एक वेरिएबल है, मैरिटल स्टेटस एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसको डिफाइन भी किया हुआ है। एट्रीब्यूट क्या होता है, कैटेगरी और लेवल ऑफ अ वेरिएबल। जैसे आप देखो, जेंडर इज़ अ वेरिएबल, मेल और फीमेल इज़ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में आपको पता है, ये नीचे इन्होंने बता दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट प्रोड्यूस एन इफेक्ट रिजल्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस होता है ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो रहा हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो जिसके खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा होता है। यानी इसका इन्फ्लुएंस या इसका इंडिपेंडेंट के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है, ठीक है। डिडक्टिव वेरिएबल कहते हैं इफेक्ट और वेरिएबल दैट इज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा इफेक्ट जो कि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट के ऊपर हो रहा है। जैसे कि अब आप देखो कि हम इसको कहते हैं कि पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे इफ़ेक्ट क्या होगा, गाड़ियाँ कम चलने लग जाएंगी क्योंकि पेट्रोल नहीं होगा, या गाड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ। तो पेट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन गाड़ी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। गाड़ी पेट्रोल को इफेक्ट नहीं कर रही, पेट्रोल गाड़ी को इफेक्ट कर रहा है। इस तरह के आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स आप लोगों ने मुझे देनी है। अब आप देख लो, आपके काफ़ी सारे टास्क हैं इस क्लास में। आज हमने सिर्फ क्वान्टिटेटिव, सिर्फ हमने रिसर्च की क्लास पढ़नी है। आपके जो 2 आवर्स का जो क्लास है वो रिसर्च की ही होगी, क्योंकि रिसर्च का कोर्स हमारा ज़्यादा रहता है। सोशल साइकोलॉजी का कोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आज आपको सोशल साइकोलॉजी का कोई लेक्चर नहीं दूंगी, ठीक है। आपने ये पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद आपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। एक टास्क तो मैंने आपको दिया है ऊपर का, जो सबसे पहले आप लोगों ने बताना है जी। हम कहाँ गए, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, हाँ, ये इसका बताना है आप लोगों ने। जो सबसे ऊपर चीज़ आ जाती है ट्रायंगुलेशन के बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप लोगों ने एग्जांपल देनी है कि आपको लीनियर, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया, ये इससे देख के हमारा जो फोकस है अभी इस सेमेस्टर में दैट इज़ रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक लीनियर पाथ पे, ठीक है। तो आपने इनके बारे में एग्जांपल देनी है, ठीक है, और हार्ड डाटा पढ़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है ये जो मैंने आपको पढ़ने कहा है कि गुड रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, बैड रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसकी आपने एग्जांपल देनी है। फिर आपको ये मैंने पढ़ाया है, इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। आपने डिडक्टिव इंडक्टिव का डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ तो आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इनमें कोई आपने
कोई ऐसा रिलेशन बताना है, जैसे मैंने गाड़ी और पेट्रोल का बताया, इसी तरह आपने कोई रिलेशन बताना है जिसमें आप बताओगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है और डिपेंडेंट कौन सा है जो इंडिपेंडेंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वेरिएबल बताने हैं कि किस वेरिएबल कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इन्होंने एज जेंडर बताई हुई है, आप भी कोई वेरिएबल बताओ, ठीक है, और उसमें एट्रीब्यूट बताओ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, इंटरवेनिंग वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कम्स लॉजिकली और टेम्परली आफ्टर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थ्रू विच देयर कैजुअल रिलेशन ऑपरेट्स। अच्छा, इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में आता है एक मॉडरेटर के तौर पे, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, उसका पेट्रोल का गाड़ी के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में आ रहा है गैस, ठीक है। तो अगर तो कोई गाड़ी जो गैस पे चलती है उसकी वजह से पेट्रोल का महंगा होना गाड़ी पे कम इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये गैस बीच से हटा दो तो पेट्रोल का महंगा होना गाड़ी पे डायरेक्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, पर क्योंकि गैस उसका ऑल्टरनेट है तो वो गाड़ी पे कम इफ़ेक्ट करेगा, यानी इफ़ेक्ट होगी क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है। फिर अब हम आ जाते हैं, उससे नीचे हम पढ़ेंगे कैजुअल थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस किस चीज़ को कहते हैं, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। हाइपोथेसिस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट इन scientific research then they would appear to be just by knowing what they are and how they are constructed. They have a deep and highly significant purpose of taking man out of himself. Hypotheses are a powerful tool for the advancement of knowledge because although formulated by man, they can be tested and shown to be correct or incorrect apart from man's values and beliefs. Hypothesis एक ऐसी statement होती है, ठीक है। A causal hypothesis is a proposition to be tested or a tentative statement of a relationship between two variables. हाइपोथेसिस हम दो वेरिएबल के दरमियान के रिलेशन को कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि टेस्ट की जाती है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके दरमियान दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बना रहे हैं, और उन वेरिएबल का रिलेशन शो किया जाता है और टेस्ट की जाती है कि अगर तो ये स्टेटमेंट आपकी रिसर्च इसको प्रूव कर रही है तो आपका जो आगे हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस की टाइप्स, तो उसमें आ जाएगा कि अगर आपकी जो रिसर्च का डाटा है वो उस रिलेशन को प्रूव कर रहा है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये कैजुअल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, ये जो इन्होंने बताए हुए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैजुअल हाइपोथेसिस, वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज दे हैव एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। कैजुअल हाइपोथेसिस क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का होता है तो उसमें मैक्स एटलीस्ट आपको 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा। दे एक्सप्रेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, कि दोनों के दरमियान एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बन रहा है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रेडिक्शन और एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटकम। हाइपोथेसिस हम हमेशा रिसर्च कंडक्ट करने से पहले बनाते हैं, सो दैट्स वाई ये एक प्रिडिक्टेड होती है स्टेटमेंट, और जिसको हमने फ्यूचर में ये सही भी साबित हो सकती है और गलत भी, ठीक है। अब ये लॉजिक, आपका जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होती है वो लॉजिकली आपके रिसर्च क्वेश्चन जो आप बिल्कुल प्रॉब्लम के बाद स्टार्ट में बनाते हो उससे और आपकी थ्योरी से रिलेट करती है, ठीक है। दे आर फॉल्सिएबल, दैट इज दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट एम्पिरिकल एविडेंस एंड शोन टू बी ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये फॉल्सिफिएबल क्यों होती हैं, क्योंकि जो आपने जो अपने एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू आपने इस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को टेस्ट करना होता है, और ये जो है ये सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पे आ जाओ एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, रिलीजियस अटेंडेंस कॉजेस रिड्यूस्ड डाइवोर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो कॉज का वर्ड लग रहा है। अच्छा, जितने भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस हैं उनमें आप देखो कि किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। कॉजेस का वर्ड, लीड्स का वर्ड, रिलेटेड का वर्ड, इन्फ्लुएंस का वर्ड, एसोसिएट का वर्ड, प्रोड्यूस का वर्ड, रिजल्ट का वर्ड,
देन या लोअर और हायर और रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूसेस। अब आप ये देखो, जैसे उसने कहा है रिलीजियस अटेंडेंस कॉजेस रिड्यूस डिवोर्स। डिवोर्स जो है वो एक वेरिएबल है और रिलीजियस अटेंडेंस दूसरा वेरिएबल है। इन दोनों के दरमियान इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिलीजियस अटेंडेंस है, यानी डिवोर्स का रिलीजियस अटेंडेंस पे कोई असर नहीं हो रहा, पर रिलीजियस अटेंडेंस का डिवोर्स पे असर होगा। तो वो क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट में, ये एक स्टेटमेंट है, आपकी हाइपोथेसिस है, जिसको आप कहोगे कि जो लोग ज़्यादा रिलीजियस यानी मजहबी त्योहारों को अटेंड करते हैं, या जैसे तबलीग में या ऐसा की चीज़ों में जाते हैं, वो डिवोर्स को कम करती है, ठीक है, कॉजेस रिड्यूस्ड डिवोर्स। दूसरा वो कह रहा है रिलीजियस अटेंडेंस लीड्स टू रिड्यूस डिवोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि रिलीजियस अटेंडेंस अटेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से डिवोर्स रेट कम हो रही है। आप कॉज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लीड्स का भी कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा उसने इज़ रिलेटेड का उसने कहा है कि अगर हम इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी ये है कि डिवोर्स केसेस कम हो रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि लोग रिलीजियस अटेंडेंस ज़्यादा कर रहे हैं। सो इज़ रिलेटेड टू आ जाएगा, ठीक है। तीसरा उसने फिर आगे उसने इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज़ किया कि रिलीजियस अटेंडेंस से, यानी वो लोग जो रिलीजियस प्लेसेस पे ज़्यादा जाते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और डिवोर्स कम करते हैं, ठीक है। फिर रिलीजियस अटेंडेंस को एसोसिएट आप कर सकते हो कि जिसकी वजह से डिवोर्स कम हो रहे। इसी तरह उन्होंने सारे डिफरेंट वो यूज़ किए हुए। अब करना आपने क्या है कि आप सब ने दो दो हाइपोथेसिस बनाने हैं जिसमें आपने दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और उसमें इनमें से कोई एक तरह का आपने रिलेशन बनाना है, या तो कॉजेज़ आ रहा है, या तो लीड्स आ रहा है, या तो रिलेटेड आ रहा है, या इन्फ्लुएंस, कोई भी, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब ये काफ़ी सारे टास्क ऊपर आ गए हैं, आप जब तक ये नहीं कर लोगे आगे आपको समझ नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाऊँगी एंड टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाऊँगी। अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, उसका आपस में दो आपने ऐसे हाइपोथेसिस बनाने हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये वर्ड्स यूज़ हों, कॉजेज़, लीड वगैरह, और दो वेरिएबल्स आपस में अटैच हो रहे हैं उस तरह, ठीक है। और फिर आपका जो है, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आप सिलेक्ट करोगे तो फिर आगे आप उनके रिलेशन जो है वो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर मैंने आपको बोला है करने, ये नहीं, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ये गुड और बैड का, और उससे ऊपर जो है आपने बताना है अपना लीनियर और रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक का बताना है आपने, ठीक है क्लास। अगर इसमें कुछ समझ ना आए आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले इसको पढ़ो अच्छे से, लेक्चर को पहले सुनो, लेक्चर को सुनने के बाद इसको खुद से पढ़ो, यहाँ पे पेज नंबर्स आपको शो हो रहे हो के वीडियो में, और उसके बाद जो जो टास्क मैंने आपको कहा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये ना कहो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मुझसे प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे मेरे बोलने से, आपके पढ़ने से कई गुना ज़्यादा आपको आपकी प्रैक्टिस करने से समझ आएगी, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आप ये कहोगे कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे दोबारा समझा दे, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, मैं बार बार समझा दूँगी, मुझे समझाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन रीड करने और समझने की भी तभी आपको समझ आती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपकी प्रैक्टिस मुझे नज़र आ रही है आपके कमेंट्स में, उसके बावजूद अगर मुझे लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, फिर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपका रिस्पांस मुझे ज़रूर आना चाहिए। जिसका कोई रिस्पांस नहीं आएगा, फिर वो कहे सिर्फ ये आंसर आए कि मुझे समझ ही नहीं आई, उसकी भी अटेंडेंस नहीं मार्क करनी मैंने। नहीं समझ आई बोलो, मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस मुझे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।